नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। आपका बजट 2026 में आपके हाथ क्या लगा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश कर दिया है। तकरीबन 50 बड़ा सीधे तौर पर फायदा या चुनावी ऐलान तो देखा नहीं गया, लेकिन सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और स्वास्थ्य के साथ आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। टैक्स पेयर्स को राहत के तौर पर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का लेकिन समय जरूर दे दिया। अब लोग 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न अब भर सकेंगे। इसके साथ ही नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म में सरल बनाए जाने की तमाम चीजें जो हैं आपके लिए अब कर दी गई हैं, सुविधाजनक चीजें हुई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कैंसर की 17 ऐसी दवाई हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है। इसके साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों पर आयात शुल्क हटा दिया है। इसमें इलाज सस्ता होने की पूरी उम्मीदें हैं। लाजमी सी बात है, टैक्स हटेगा, तमाम चीजें होंगी। डिफेंस सेक्टर में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर, यानी जो रक्षा क्षेत्र है, ध्यान दीजिए, 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिए, यानी 15.2% की बढ़ोतरी। अब हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर खर्च भी 1.80 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई। इसके अलावा टायर 2 और टायर जो 3 है, इसके शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान बजट की बड़ी घोषणा रही। आयुर्वेद और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने का और 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की योजना रखी है। युवाओं के लिए 15,000 स्कूल्स के साथ 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा भी अहम रखी गई है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सरकार का फोकस रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आयुर्वेद, कनेक्टिविटी पर इस बार ज्यादा रहा। आम आदमी को सीधे तौर पर देने वाले बड़े कदमों में कमी के कारण ये बजट कम राहत, ज्यादा सिस्टम सुधार वाला बजट माना जा रहा है। और किस सेक्टर को क्या मिला? ग्राफिक्स के माध्यम करोड़ रुपए की बायोफार्मा शक्ति योजना। अब बायोफार्मा को सशक्त करना है, इसके लिए 1000 क्लिनिकल साइट्स बनाई जाएंगी। इसी के साथ साथ 10,000 में से सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च होगा। वहीं पर कोऑपरेटिव में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बजट 40,000 करोड़ रुपए का रखा गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। सी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट इस बार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड इस बार मिलेगा। वहीं पर आगे बढ़ते हुए रियल एस्टेट रिसाइकलिंग योजना भी ला दी गई है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डाकुनी और सूरत में यहां पर बनाया जाएगा, डानकुनी माफ कीजिएगा। 4,000 नई ई बसेस आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लगातार मैं आपको बता रही हूं जो मार्केट में उतारा जाएगा। फॉरेन एसेट जो है, इसको लिए भी योजनाएं बनाई गई है। क्रेडिट गारंटी का प्रावधान, आंशिक क्रेडिट गारंटी का प्रावधान रखा गया। बड़े प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री, हाई स्पीड कनेक्शन को यहां रखा गया है। वहीं पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहां बनाए जाएंगे। कॉर्पोरेट में क्या कुछ खास मिल रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से किसानों को समझिए। खेती, फिशरीज और पशुपालन को बूस्ट करने के लिए कार्य किए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ किसानों के हाथ में खादी हथकरघा के लिए ग्राम स्वराज पहले जो थी उसके लिए किया जा रहा है। पहले वो नारियल संवर्धन योजना थी, वो आएगी अब इसके बाद। बादाम, अखरोट की पैदावार बढ़ेगी। पुराने नारियल पेड़ों की जगह अब नए किस्म के पौधे वगैरह लगाए जाएंगे ताकि किसानों को उससे फायदा हो। अब देखिए, पिछली बार जैसे मखाने को बिहार में दिया गया था, इस बार काजू और कोको को दिया गया है। चांदी की लकड़ी और पेड़ों के लिए विशेष योजना यहाँ पर ला दी गई है ताकि हमारा भारत जो है आयात निर्यात में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके और हमारा आर्थिक विकास जरूरी है जो हो सके। टेक्सटाइल क्लस्टर के आधुनिकीकरण की योजना लाई गई। बुनकर कारीगरों के नए राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। उसके लिए स्पेशल देखिए एक रखा गया प्रावधान। AI टूल भारत विस्तार किसानों के लिए अब रख दिया गया है। वहीं पर 500 जलाशय अमृत सरोवर को फिशरीज डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। तटीय इलाकों में फिशरीज वैल्यू चेन को मजबूती दी गई है किसानों के लिए। पशुपालन के लिए लोन आधारित सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया गया है। पशुधन उद्यमों को आधुनिकीकरण से जोड़ा जाएगा। पशुधन FPO को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों के हाथ खेती, फिशरीज और पशुपालन को बूस्ट करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अब मेरे साथ देखिए, राजनीति अगर हो
बजट आता है तो बहुत लाजमी सी बात है, तस्वीरें आती रहती है। मेरे साथ धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का भी यहाँ पर जान लेते हैं पक्ष, उनका क्या कहना है। शताब्दी पांडे जी मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ अनिल पुसदकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पे। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी कांग्रेस पर। धनंजय जी, क्या लगता है इस बार, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है मैं अपना जवाब जो है ना पार्लियामेंट में ही दूंगा, पार्लियामेंट में ही बताऊंगा कि मुझे ये कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर नेता लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, उन्होंने सही बात कहा है। बजट का जवाब वो निश्चित तौर पर लोकसभा में देंगे, सदन में देंगे और सरकार से सवाल भी पूछेंगे और पुराने बजटों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन और आगे बजट हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है बजट के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पढ़ रही है। कि वही बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, और बीते 9 साल से वित्त मंत्री जी हैं सीतारमण जी, और 9 साल से भी यही बातें करते आ रही हैं कि महंगाई कम होगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, व्यापार व्यवसाय ठीक होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन बीते 9 साल में प्रस्तुत बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया है और ये भी बजट सिर्फ हवा हवाई साबित हो गया है। और मैंने इस बजट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश सुना है, वो भी दावा कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने प्रयास करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और यहाँ पे जो व्यापारी वाले उनको राहत मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगा। तो सवाल ये वो कहना, आप 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 9 साल से वित्त मंत्री निर्मला जी हैं, 9 बार वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 बार बजट प्रस्तुत हो चुका है, 12वां है। तो फिर देश को राहत क्यों नहीं मिला है? देश की जनता क्यों परेशान है? किसान क्यों हताश है? युवा खान में रोजगार क्यों नहीं है? और बजट जब बनाया जाता है तो सभी का ध्यान रखा जाता है, उसमें व्यापारी भी आते हैं, उद्योगपति भी आते हैं, किसान भी आता है, मध्यम वर्गीय परिवार आता है, महिलाएं भी आती है। तो इनको क्या मिला है 12 साल में? तो जिस प्रकार से देश के हालात उत्पन्न हैं, देश में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, क्योंकि जब ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो उसमें उन्होंने कहा कि हम घाटे को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। घाटा वो होता है कि जितनी देश की आय है उससे ज्यादा व्यय हो जाता है और उस व्यय को पूर्ति के लिए कर्ज जाता है। और 2014 के पहले जहां देश में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, इन 11 सालों में वो 255 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब समझ सकते हैं सरकार हर साल 18 लाख करोड़ से अधिक की कर्ज ले रही है। मतलब आय यहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रहा, सरकार की आय इसलिए जनरेट नहीं हो पा रहा है कि आम लोगों के पास कोई काम नहीं है। आम लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए सरकार को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। जिस प्रकार से महंगाई है, तो ये बजट कुल मिला के एक भाजपा का घोषणा पत्र के अलावा नहीं है। जैसे भाजपा के घोषणा पत्र में वादे तो ढेर सारे होते, पूरा कभी नहीं होता, वैसे ही बजट है। और इस बजट से बहुत निराशा इस देश के हर वर्ग को हुई है। ठीक, शताब्दी जी क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि ये सिर्फ भाजपा का बजट था, ये देश का बजट नहीं था, क्योंकि देश का अगर बजट होता तो मिडिल क्लास की झोली में कुछ जाता, देश का बजट होता तो किसानों के लिए कुछ कार्य किए जाते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के कई प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना था कि ये सिर्फ जितना कर्ज हो रखा है ना सरकार पर, उस कर्ज को कम करने के लिए ये तमाम चीजें जो है अब जनता की झोली में डाल दी गई है कि जितने टैक्स हो तुम भरो। कांग्रेस का ये जो कहना है और उस प्रकार से जो मगरमच्छ के आंसू बहाने का जो उनका पूरे कांग्रेसी सभी प्रवक्ताओं का, कार्यकर्ताओं का ये कार्य चल रहा है, ये बहुत गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से सर्वसमावेशी और विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर एक मजबूत नींव बनाने का प्रयास ये बजट करेगा। और निश्चित रूप से किसानों का क्षेत्र में देख लीजिए तो किस प्रकार से उनको AI के माध्यम से सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, जिससे उनको किस प्रकार से अच्छी पैदावार लेना है और किस प्रकार से किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाना है, इसकी सुविधा मिलेगी। क्योंकि चिंता अगर लोग कहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए तो कैसे बढ़ेगी, ये इस बजट में बताया गया और सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मध्यम वर्ग का, ये पूरी तरीके से बजट है और इसमें आप देखिए आम आदमी को किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। हम देख रहे हैं कि देश में रेल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात की गई है। यानी एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, विकास की नींव को मजबूत किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर निवेश को बढ़ाया जा रहा है।
और जो हमारा घाटा है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए उसकी पूरी कोशिश इस बजट में है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत संतुलित और एक बहुत ही विकासात्मक निर्णय लेकर, एक विकासात्मक रिजल्ट लेकर इसकी नजर में नहीं आ पा रहे हो शताब्दी जी, कुछ ऐसे पॉइंट जो धनंजय जी को लग रहा है कि भी हम ही नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इतना कुछ दिया है, तो आप पॉइंट्स में बता दीजिए। देखिए 4-5 ये फायदे हैं जो आपको लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं किया गया है, लेकिन ये कार्य हैं जो सरकार ने पटल पर रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टि से आप देख लीजिए, टेक्सटाइल की दृष्टि से देख लीजिए, कितने सारे अपॉर्चुनिटी। आखिर मध्यम वर्गीय परिवार पूरा किससे रहता है, उसके रोजगार को आगे बढ़ाना, उसकी नौकरियों को आगे बढ़ाना, इसकी गारंटी देना, इसी के लिए सारा प्रयास किया गया। कहीं तो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार कहीं आसमान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, टेक्सटाइल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हर जिले में गरमा यूनिट, हर जिले में इस प्रकार के इमरजेंसी वार्ड की बात की गई। मेडिकल कॉलेज में छात्राएं अधिक से अधिक मध्यम वर्ग की पढ़े, उसके लिए हर जिले में छात्रावास की बात की गई है। लखपति दीदी की मैंने बात की इस प्रकार से। तो एक सर्व समावेशी, सबको समाहित करके किया गया है। आखिर मध्यम वर्गीय परिवार बोलने से क्या है, समाज ही तो है पूरे राष्ट्र का, और उसमें समुचित विकास का प्रयास किया गया है। उनके लिए रेल संसाधन, उनके लिए सड़क मार्ग, उनके लिए बस कनेक्टिविटी, और जिस प्रकार से खनिज, हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज संपदा से भरपूर है, तो उसके लिए भी कितनी सारी योजनाएं हैं, उसके दोहन के लिए और उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जा रही, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। सेमीकंडक्टर की बात की गई है। जिस प्रकार से सारे विकासात्मक निर्णय लिए गए हैं, ये सारे निर्णय मध्यम वर्गीय परिवार को ही तो प्रभावित करेंगे, उसकी आमदनी को ही बढ़ाएंगे, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी था, जिस पर विशेष ध्यान दिया गया इस बजट में। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा, एक इजीली उनको काम करने का पूरा सुविधाएं मिलेगी, तब जाकर वो अपना अच्छा बिजनेस कर सकता है, अपने रोजगार कर सकता है। एमएसएमई के क्षेत्र में कितने सारे रिफॉर्म किए गए, 350 रिफॉर्म की बात इस बजट में की गई। तो ये सारे जो रिफॉर्म है निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार को लाभ देंगे। अनिल जी, शताब्दी जी का कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना कुछ तो रखा गया है, तो फिर क्यों ये बार बार जो है विपक्ष इल्जाम लगा रहा है। लेकिन इससे इतर आपको ध्यान होगा, ज्ञान पर ध्यान दिया गया था, फिर ज्ञान की प्रगति हो जाती है, लेकिन इस बार जो है कुछ ऐसा स्पेशल पर नहीं दिया गया, बस रफ्तार बताई गई है। इसके साथ बता दें कि क्षमता को हमें बढ़ाना है और यहाँ पर देश के विकास के लिए करना है, और 2047 का यहाँ 25 साल, आने वाले 25 सालों का बजट बता दिया गया। लेकिन वहाँ कहना है कि जब 26-27 की बात हो रही है तो 26-27 में क्यों नहीं कुछ रखा गया। अनिल जी, परिणाम है वो भविष्य में देखने मिलेंगे, और हम कह सकते हैं इसको कि आज का नहीं 10 साल बाद का बजट है। क्योंकि देखिए, अगर 7 अगर जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे तो वो एक दिन में नहीं बनेंगे, उसको 3-4 साल 5 साल लगेगा, वो 5 साल बाद दिखेगा। एम्स जो है वो एक दिन में नहीं बनेगा, एम्स जो 3 अगर नए एम्स बनते हैं तो उसको भी समय लगेगा, साल लगेगा। ये जो बजट है, इस बजट में जो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल इलेक्शन नहीं है लोकसभा के, तो ये इसको आप जो है कॉमन मैन फ्रेंडली या इलेक्शन फ्रेंडली बजट तो नहीं मान सकते। इसमें घोषणाएं का तो कहीं कोई गुंजाइश थी नहीं। और जो मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा नजर रहती है जो इनकम टैक्स में रिबेट की, तो इस बार इनकम टैक्स में रिबेट तो नहीं दिया गया। अब राहत के नाम पे इनकम टैक्स में क्या दिया गया है कि 3 महीने आपको जो है जो इनकम टैक्स फाइल करना है उसमें 3 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। उसके अलावा जो है आपको कह दिया गया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जो है फॉर्म सरल कर दिया जाएगा। ये बजट जो है कुल मिलाकर जो है देश की जो इकोनॉमी है उसको कंसोलिडेट करने का प्रयास है, और खास करके जो जियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है या जियो इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस कह लीजिए, उसके कारण खुद को मजबूत करने की कोशिश है। एमएसएमई के लिए जो 10,000 करोड़ रखा गया, आखिर एमएसएमई अगर डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट के बाद उस डेवलपमेंट एमएसएमई के लिए जो 10,000 करोड़ रखा गया उससे नौकरियां ही तो बनेंगी, काम तो मिलेगा युवाओं को। और फिर जो एक बड़ी घोषणा है जिस पर जो मैं खास ध्यान देना चाहता हूँ वो है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का माइनिंग कॉरिडोर। आप बताइए, माइनिंग कॉरिडोर अगर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का मिलकर बनता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। माइनिंग सेक्टर जो है इस देश में आज तक जो है बहुत इस पर ध्यान दिया नहीं गया, सरकार पहली बार इस पर ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ में तो आप समझ लीजिए, ये तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की धरा है ये तो रत्न गर्भा वसुंधरा है। आप बताइए यहाँ क्या नहीं होता। कोयला हमारे पास है, सीमेंट के लिए लाइमस्टोन हमारे पास है, स्टील के लिए आयरन ओर हमारे पास है, यूरेनियम
और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल होता है टाइटेनियम, टिन, वो भी हमारे पास है, हीरा हमारे पास है। देखिए 25 साल हो गए, 25 साल से हमारे राज्य को बने, और 25 साल पहले जब राज्य बना था तो पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जो थे, उन्होंने घोषणा की थी हम छत्तीसगढ़ को टैक्स फ्री जोन बना लेंगे। और सिर्फ कैसे बनाएंगे पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि हीरे का हमारे पास इतना बड़ा भंडार है कि हमको जो हीरे की रॉयल्टी मिलेगी हम उसी से हम अपने छत्तीसगढ़ को टैक्स फ्री जोन बना लेंगे। आज तक हीरे की माइनिंग नहीं हो पाई। नक्सल बड़ा एक प्रॉब्लम था, अब नक्सल खत्म होता जा रहा है। तो देखिए बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव तो है। फिर शी मार्ट को आप क्या कहते हैं? शी मार्ट अगर आकर आता है, शी मार्ट योजना लागू होती है तो महिलाओं को ही काम मिलेगा। महिलाओं को लखपति दीदी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, तो इससे पैसा तो जनरेट होगा, तो परिवार ही तो समृद्ध होगा। ये डायरेक्ट आपको कहीं इससे फायदा आम आदमी को होता नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आम आदमी के लिए फायदेमंद बजट है। हाँ आशीष जी, मैं कह रही हूँ क्योंकि आप सीए हैं, आप तमाम चीजें देखते हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? जेब पर असर पड़ेगा या फिर जेब लगता है कि और ढीली नहीं होगी? सबको नमस्कार। मूल रूप से अगर हम देखा जाए इस बजट का मुख्य उद्देश्य, पहले जितने भी बजट आते थे उसमें दो बातों पर हम हमेशा ध्यान देते थे कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंज हुआ है और कौन सी वस्तुएं महंगी या सस्ती हुई होंगी। लेकिन पिछली बार जो हमारा 2025 का बजट था उसमें सरकार ने इनकम टैक्स की स्लैब में काफी बड़ी बढ़ोतरी करी थी और 22 सितंबर 2025 को जीएसटी की स्लैब में बड़े लेवल पे रैशनलाइजेशन किया गया। तो सरकार ने इन दोनों मूलभूत जो हम हमेशा बजट से दरकार रहती थी उस पर बड़े चेंज पिछले वर्षों में ही लेके आ गए हैं। सरकार का इस बजट का जो मूल उद्देश्य है वो रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफाई करने पे ज्यादा ध्यान है। अगर आपने इस बजट में एक लाइन में बहुत कम सेंटेंस मैडम ने यूज करा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर में, उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2026 से आ रहा है। वो इनकम टैक्स एक्ट जब 2026 से आएगा तो इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है उनमें करीब करीब 35% की कटौती है। वो इनकम टैक्स एक्ट में आपको पूरा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन 35% की कटौती करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई है। नए फॉर्म्स और नए रूल्स इस किस्म से आ रहे हैं जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की जो एक पेचीदगियां होती थी उनको काफी हद तक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, जिनकी बेसिक कैपिटल गेन इनकम है या जिनकी बेसिक मूल इनकम है, रेंटल इनकम है, उनमें ड्रास्टिक रिडक्शन और बहुत आसान प्रक्रिया अपनाई गई है। मैं 3-4 चीजें अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको उल्लेखित करना चाहूंगा जो इस बजट में जो समझ में आ रहा है साफ साफ, वो ये है कि सरकार ने एमएसएमई के ऊपर जो फोकस करा है उसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को बढ़ाया गया है और एक ट्रेड्स करके एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि एमएसएमई को आसान रूप से पैसा मिल जाता है। हमें पैसे में अब एमएसएमई को बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म में सरकार ने ये कहा है कि जितनी भी बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होंगी, जितनी भी हमारी यूनिट्स होंगी, जितने भी जेम पोर्टल्स के थ्रू हम परचेजेस करेंगे वो आपको इस ट्रेड्स के थ्रू खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है, ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक एमएसएमई हूं और मुझे किसी पैसे की दरकार है और मैंने किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन को बिल भेजा है कि मैंने 2 लाख रुपए का आपको माल सप्लाई करा है, तो आप 2 लाख रुपए का माल के बदले में ट्रेड्स मुझे लोन दे देगा इमीडिएटली, जैसे आपको पर्सनल लोन मिलता है सिविल को देखते हुए। तो एमएसएमई को इमीडिएटली कांस्टेंट कैश फ्लो मिल जाएगा। जैसे आप समझते हैं कि जैसे आजकल पर्सनल लोन को लेकर बहुत फोन्स आते हैं, फ्यूचर में सरकार का इंटेंशन ये है कि हमारे को जितने भी हमारे एमएसएमईज हैं उनको लोन के लिए, क्रेडिट के लिए बैंक्स के पास ना जाना पड़े, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट्स में लोन्स की अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी। लास्टली सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर, केमिकल पार्क्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसको लेकर है ताकि हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ सके। आपने एक और बात ध्यान करा होगा कि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करके 4.4% पे लेके आ गए हैं और 2030-31 में उनका फोकस ये है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब हमारे ऊपर कितना कर्ज है, जो आज 56.1% है, उसको रिड्यूस करके 51% लाना चाहते हैं। मैम, अब हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग ना जिसको मूल रूप से जो बिग बैंग बजट होता था कि ये बड़ी बड़ी हेडलाइनर बजट होते थे, वो सरकार का फोकस बिल्कुल नहीं है। सरकार का फोकस एक ग्रोथ और स्टेबल कंटिन्यूड अप्रोच लेने पे है, क्योंकि बड़े टैक्स रिफॉर्म्स तो पूरे साल भर अब आते रहते हैं। आप हर महीने 2 महीने में देखेंगे सरकार ने ये कर दिया, ये लेबर लॉज अभी लास्ट मंथ लेके आ गए हैं। तो जो बजट का पहले मूल उद्देश्य हमारा टैक्स को लेकर होता था, वो सरकार चेंज करके एक पॉलिसी फ्रेमवर्क या पॉलिसी गाइडलाइन की तरफ बढ़ना चाहती है, जिसमें
मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की तरफ बढ़ना चाह रही है। हमें बिग बैंग बजट को भूल जाना चाहिए, वो दिन जा चुके हैं मैम। ठीक, धनंजय जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी धनंजय जी, यहाँ पर शताब्दी जी ने कहा कि सब कुछ तो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, चाहे वो आप शी-मार्ट की सुविधा देख लीजिए, किसानों के लिए देख लीजिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो लाजमी सी बात है नौकरियां भी मिलेंगी। यहाँ पर कनेक्टिविटी को और आसान करने के लिए रेलवे के लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर माइनिंग के लिए काम किया जा रहा है। क्या कुछ नहीं है यहाँ पर? किसानों को जो है कई डेवलपमेंट योजनाएं हैं जो दी जा रही हैं, हर एक वर्ग का तो ख्याल रखा गया है। आपको याद होगा हना जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो बजट है ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र की तरह प्रेरित हो रहा है। मैं इसलिए बात को कहा था कि मैंने 11 साल का आपको एग्जांपल दिया कि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज भी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अगर 11 सालों में किसानों की आय दोगुनी करने में सफल हो जाते तो आज नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन में होता कि हम किसानों की आय 4 गुना करेंगे। वो तो नहीं कहे हैं, दोगुनी करने का प्रयास करेंगे बात करें। मतलब आपने 11 साल में कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया, कोई ऐसा बेनिफिशियरी योजना किसानों के लिए आपने तैयार नहीं किया जिससे किसानों की आय बढ़ जाए, बल्कि सरकार के चलते किसानों के लिए मुसीबत बढ़ी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे जो अनियमित जीएसटी लगाया गया था, कृषि यंत्रों में जीएसटी था, उसके बाद लगातार किसान उसका विरोध कर रहे थे, व्यापारी उसका विरोध कर रहे थे, विपक्ष भी लगातार आवाज कर रही थी। अंतोगत्ता आकर जब इन्होंने जीएसटी में रिफॉर्म किया तो ये कहते हैं हम बचत उत्सव मना रहे हैं। तो लुटने वाले कौन थे? और 11 साल बाद आपको जो किसानों के विषय में जो बोलना पड़ रहा है तो ये समझ सकते हैं सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं था। और आज जब आपसे कहा जाता है कि किसानों की उन्नति कब होगी, तो आज पे आप बात करने के बजाय 2047 के विजन दिखाते हैं। तो आप समझ सकते हैं सरकार जो है नियमों के जो और उद्देश्य जो होना चाहिए उसकी पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। आपने बजट तो अच्छा बनाया, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया जो बीते 11 साल से आप करते आ रहे हैं। तो 11 साल में इन लोगों को लाभ क्यों नहीं हुआ? आज भी देश में 80 करोड़ लोग को 5 किलो राशन आपको देना पड़ रहा है। आज देश के हालात ये है कि 50 करोड़ लोग रोजगार की उम्मीद इस सरकार से छोड़ चुके हैं। और जिस एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आपको याद होगा 2024 में 35,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में जो उद्योग लगे थे वो बंद हो चुके हैं। 2020 से लेकर अभी तक 75,000 से अधिक बंद हो चुके हैं। तो आपने किसके बेनिफिट के लिए काम किया है? नए निवेश आपके आ नहीं रहे। स्थिति यह है कि सरकार की नाकामी, सरकार की कालगुजारी के चलते 1 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ के विदेश में शिफ्ट हो गए हैं। रिपोर्ट ये बता रही है कि 60% ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं छोटे मंझोले उद्योग से जुड़े हुए थे, जो आम लोगों को रोजगार देते थे। ये सरकार के पास कोई नीतियां नहीं, इस परेशान होकर सीधा नागरिकता छोड़ दिए हैं। 17,000 कुछ ऐसे उद्योग हैं जो लोगों के लिए रोजगार के प्रमुख कारण था, वो रोजगार बंद हो चुके हैं। जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे टेक्सटाइल मार्केट जो ध्वस्त हुआ है, आज आप चले जाइए जो बॉम्बे का जो सेक्टर है, जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, गुजरात का सेक्टर है, सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, वहां वीरानी छाई हुई है। गवर्नमेंट आखिर किसको सपोर्ट कर रही है? आप जीएसटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमने पुस्तक कॉपी से जीएसटी हटा दिया। पुस्तक कॉपी के व्यापारी बोलते हैं पुस्तक कॉपी जीएसटी आपने हटा दिया, पेपर में तो जीएसटी आप उतना ही वसूल रहे हैं, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं। अब बांग्लादेश को भारत सरकार 50 लीटर में पेट्रोल देती है और भारतीयों से 99 रुपए लेती है। तो महंगाई कहाँ कम हुआ है? अगर सब कुछ बेहतर है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, जीडीपी स्ट्रांग है, महंगाई दर कम हुआ है, तो दिख नहीं क्यों नहीं रहा लोगों के घरों में, लोगों के जीवनों में? किसान क्यों उन्नति नहीं कर पा रहा है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। और ये सारे सवाल मोदी जी के उठाए हुए सवाल है। नहीं, पर धनंजय जी जब ऐसी बात होती है तो बीजेपी लगातार बता देती है कि पर कैपिटल इनकम जो है वो बढ़ चुकी है, हमारी जीडीपी देख लीजिए देश की वो बढ़ रही है, इसी के साथ हम तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था यहाँ बनकर आ रहे हैं। आगे देखा जाए तो हम जो भारत है वो नेतृत्व करेगा भविष्य में जाके। तमाम बातें जो हैं ये भी बीजेपी की ओर से रखी जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं भारत के नागरिक होने के नाते मैं गैर राजनीतिक बात करूंगा। मेरे साथ शताब्दी जी बैठी हुई, मेरी बड़ी बहन है। भाई हर भारत का नागरिक चाहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से मजबूत हो। भारत इतना मजबूत हो कि अमेरिका जैसे देशों को भारत के सामने हाथ फैलाना पड़े। पर क्या 11 साल में वो काम आपने किया है? आपने ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की बात और दावा किया आपने, 5 ट्रिलियन आपने अर्थव्यवस्था की बात की, उसको पूरा करने क्या प्रयास किया आपने? सवाल तो यह उठता है ना। आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, पर आपके कहने से और आपके करने में तो बहुत अंतर है ना। मैं तो आपको आंकड़े जो बताया हूं ये सरकार के द्वारा सदन में दी गए आंकड़े हैं। जिस प्रकार से 30 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज किसानों के ऊपर में है, आप उसके कर्ज मुक्त करने कोई प्रयास नहीं करते हैं।
आपने कुछ पूंजीपतियों का 17 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, किसानों को देने की बारी आती है तो आपके हाथ से पैसा बाहर निकलता है। आप इस देश के लोगों से लगभग 30 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल की महंगाई से आपने ले लिया, 30 लाख करोड़ रुपए आपने जनरेट किया ना। उसके बाद ये हर साल के जो जनरेशन है उनसे जो रेवेन्यू से आया है, उसके बाद भी आप हर साल 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे हैं, लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। आप एक्सप्रेस से बनवाते हैं, आप जो सड़कें आप बनाते हैं, बड़ी बड़ी हाईवेज की बात करते हैं, कनेक्टिविटी बात करते हैं, उसमें तो ये भारत के नागरिक को फील होता है कि हम दूसरे देश में हैं। कोई भी चलना चाहे तो ऐसे आपने बैरियर लगा के रखा हुआ है, बिना पैसे दिए आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आपके बजट में जब ये था तो वसूली क्यों कर रहा है कोई प्राइवेट सेक्टर? आपने कोई नए बीएसपी टाइप का कोई प्लांट आज तक खोल पाए छत्तीसगढ़ में? आपको बताना चाहूंगा, बिलासपुर में एक विश्वविद्यालय के लिए शिलान्यास किए थे पीयूष गोयल जी, और आज 14 महीने हो गए, सरकार से पत्र लिख लिए, बजट के सेंक्शन नहीं है उसमें। तो आप भाषण अच्छा दे सकते हैं, आपके बजट में शब्द अच्छे हो सकते हैं, आंकड़े मायावी हो सकते हैं, धरातल में क्या है उसका? मैं तो चाहूंगा ना मेरा किसान सक्षम हो, मैं चाहूंगा मेरे देश के युवाओं के हाथ में रोजगार हो, मैं चाहूंगा मेरे देश के उद्योगपति तरक्की करे, मैं चाहूंगा कि मेरा देश अमेरिका से मजबूत अर्थव्यवस्था बने और मेरा देश तरक्की करे। लेकिन क्या सरकार के एम में है? हाँ, शताब्दी जी वो कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें सिर्फ जो है ना कागजों पर दिखती है, पटल पर भी रख दी जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। देखिए, बात ऐसी है कि जिस प्रकार की बातें हमारे कांग्रेस के साथी रख रहे हैं और इस प्रकार का चित्र जो खींच रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर इनकी बातों में ये है कि किसानों के लिए क्या है, तो किसानों के लिए क्या है हमने पहले भी चर्चा की। इन्होंने कहा सूरत और बाकी सब टेक्सटाइल की जो क्या जो मार्केट है, जो एरिया है, वो शून्य पड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि इस बजट में टेक्सटाइल को लेकर कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी चिंता है वो एक आम जनता की चिंता है, और उस चिंता को दूर करने के लिए ही इस बजट में पूरे प्रावधान किए गए हैं। किस प्रकार से राजकोषीय घाटे को कम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से निवेश को बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। आप देखिए पशुपालन, फिशरीज, एसएचजी, हर प्रकार से हर सेक्टर को कवर किया जा रहा है। किस प्रकार से कॉरपोरेट मित्र तैयार किए जा रहे हैं, किस प्रकार से आप देखिए कि स्वास्थ्य के दृष्टि से जो केयर गिवर्स है उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, किस प्रकार से हम देखेंगे तो खनिज के लिए भी अभी बात हुई, जैसे कि हमारे पत्रकार महोदय ने कहा। तो जब चौतरफा विकास होगा तो ये जितनी सारी बातें कर रहे हैं इस सब का जवाब उनको मिलेगा, और मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन दिनों में नहीं हुआ है। दूसरा मैं कहूंगी कि खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे दिव्यांगजनों की बात की गई है, मेंटल हेल्थ पर बात की गई है, उनके लिए प्रस्ताव लाया गया, उनके लिए योजना लाई गई है। तो हेल्थ का सेक्टर हो या फिर एमएसएमई का सेक्टर हो, खनिज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, सारा कुछ जब एक साथ समावेशी ढंग से, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इंक्लूसिव बजट है, एक समावेशी बजट है जो सबको समाहित करते हुए चलता है। मत्स्य के लिए कितना बड़ा प्रावधान किया गया, पशुपालन के लिए प्रावधान किया गया, डेयरी के लिए प्रावधान किया गया है। अब मात्र जो ग्राम पंचायत है वो केवल ये नहीं रह गया कि उनको केवल अपने ग्राम पंचायत तक सीमित रहना है, उनको पूरा विकास के कार्यों में एक मॉडल तैयार करना है, उनका पूरा प्लान बनेगा और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आम आदमी से लेकर हर व्यक्ति तक के लिए टैक्स में भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार की सुविधाएं दी गई है, और जैसा अभी सीए साहब कह रहे थे कि आने वाले समय में वो एक्ट आया है और किस प्रकार से हमको उसमें सुविधाएं मिलेंगी। एमएसएमई में आप देख लीजिए कितने रिफॉर्म हुए हैं, 10,000 करोड़ का फिर से प्रावधान किया गया है, एमएसएमई चैंपियंस तैयार किए जा रहे हैं और इसको निर्यात से जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए निवेश एक तरफ बढ़ाया जा रहा है, निर्यात बढ़ाया जा रहा है, और जितना हो सके आयात को कम किया जा रहा है। तो निर्यात आयात का बैलेंस को करना, ये सारा कुछ इस बजट में हम देख रहे हैं। और इस प्रकार से हमें तो ऐसा निश्चित रूप से हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, तो इस प्रकार से जो 3 कर्तव्यों को लेकर ये काम किया गया, पहला कर्तव्य आर्थिक विकास, दूसरा जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा समावेशी विकास, इन 3 कर्तव्यों को पूरा करने वाला ये बजट
बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में 2047 की नींव को मजबूत करेगा, क्योंकि विजन होना चाहिए। विजन को अगर पूरा करना है तो वर्तमान समय में अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा, जो सारे सेक्टर्स को मजबूत किया जा रहा है इसके अंतर्गत, ये मेरा कहना है। ठीक, धनंजय जी क्या कह रहे थे, फिर एक बार आशीष जी के पास भी जाना है। देखिए, मैं शताब्दी जी को जो बातें कही है उनका जवाब देना चाहूँगा। मैंने कहा कि टेक्सटाइल मार्केट सूरत और बॉम्बे में जो बड़े बड़े मार्केट थे वो बैठ गए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अमेरिका ने 50% उसमें टैरिफ लगा दिया है, जिसके चलते गवर्नमेंट जो रेडीमेड गारमेंट की सप्लाई है वो अटक गया है। बहुत बुरा स्थिति है। और ये कह रहे कि हमने उसको फंड दिया है। आपने फंड दिया, अच्छी बात। सवाल ये उठता है ना, प्रोडक्शन जो कर रहे थे, जो सप्लाई हो रहा था, वो सप्लाई अगर होगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये 50% टैरिफ के संदर्भ में क्या प्रयास किए नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि सरकार की नीति दब्बू नीति है, बात ही करना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे, रूस से भारत तेल खरीद रहा था, आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति जी का बयान आया है कि भारत अब रूस से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो ये देश के, हमारे देश का फैसला करने वाला ट्रम्प कौन होता है? ये फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। जिस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम बात कर रहे हैं कि ग्राम स्वराज की, लेकिन आपको याद होगा अमेरिका में 50% टैरिफ लगाने के बाद हमारे जो बस्तर के जो आर्ट्स हैं, बस्तर की जो कला है, जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के जो समझिए कि लघु उद्योग में बनने वाले, कुटीर उद्योग बनने वाले वस्तुएं, वो अमेरिका जाना बंद हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका था। तो उसके चलते सप्लाई तो बंद हो गई, वहाँ बेरोजगारी छा गई है। तो आप अगर जब तक फुल प्रूफ काम नहीं करेंगे, सिर्फ विजन बताकर टेलीविजन में भाषण देंगे, इससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। भारत का हर नागरिक, चाहे किसी भी दल का हो, वो चाहता है देश अमेरिका से ऊपर जाए, हमारे अर्थव्यवस्था मजबूत हो, महंगाई खत्म हो। लेकिन आप विजन के बात करने के लिए सिर्फ टेलीविजन पर आएंगे, धरातल पर कुछ काम नहीं करेंगे, जवाब देने से बचेंगे, तो ये कैसे सब संपूर्ण रूप से प्रयास जो है इनका सफल होगा? ठीक, आशीष जी चलो आसान शब्दों में ये बता दीजिए कि जिस टैक्स स्लैब के लिए यहाँ पर ये तमाम चीज़ें रखी गई है नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, कि आप कुछ एक शुल्क देकर बच सकते हैं अगर आपने कुछ स्लैब्स की चीज़ें पूरी नहीं करी है, तो लोगों को किस तरीके से ख्याल रखना है आगे आने वाले दिनों में? 3-4 बिंदु आसान भाषा में समझा दीजिए नौकरी पेशा वालों के लिए। नौकरी पेशा वालों के लिए अगर अपन समझें तो सरकार ने जो पहले एक रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट होती थी, जो कि 31 दिसंबर थी, उसको सरकार ने एक नॉमिनल फीस में बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया। 3 महीने का उसमें अतिरिक्त समय दिया हैगा। दूसरा एस्पेक्ट ये हैगा कि पहले सरकार ने जो हमारी सारी नौकरी पेशा वालों की जो रिटर्न फाइल की डेट होती थी वो 31 जुलाई होती थी, किसी साल के खत्म होने के पश्चात जो अगला 31 जुलाई आ रहेगा। उस समय थोड़ा कई बार सर्वर के इश्यूज हो जाते थे, टैक्स प्रोफेशनल्स के पास भी थोड़ा सा शेड्यूल टाइट हो जाता था, तो सरकार ने उसको स्टैगर्ड कर दिया। मतलब 31 जुलाई तक केवल नौकरी पेशा वालों तक की रिटर्न भरी जाएगी और उसके 1 महीने बाद 31 अगस्त तक जो नौकरी पेशा के अलावा लोग होते हैं, जिनकी रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनकी रिटर्न भरी जाएगी, ताकि एंड मोमेंट पे जो प्रेशर होता था प्रोफेशनल्स के ऊपर भी और नौकरी पेशा वालों के ऊपर और बाकी हमारे आयकर दाताओं उनके ऊपर भी एक जिसको बोलेंगे आसानी हुआ है। तीसरा, सरकार ने एक बड़ा काम अपन उसको हमारे नजरिए से ऐसा है कि कई बार हमारे ना बहुत सारे नौकरी पेशा बच्चे विदेशों में कार्यरत हैंगे। विदेशों में जो कार्यरत बच्चे होते हैं वो वहाँ पर छोटे मोटे एसेट्स लेना शुरू कर दिया है। अगर आप बच्चों से बात करेंगे या नौकरी पेशा लोग हैं, वहाँ पर वो म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसका सरकार ने एक सिंपल प्रारूप तैयार करा है कि उसका डिस्क्लोजर वो एक सिंगल फॉर्म के तहत हर 6 महीने में एक सिंगल 2 पेजर फॉर्म हैगा, उसके तहत सरकार वो डिस्क्लोजर कर देंगे तो उसको एज गुड एज इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा। उसके लिए भी किसी बड़े प्रोफेशनल या सीए के आने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक फॉर्म आया है जिसको वो अभी नोटिफाई कर देंगे, जो उन्होंने मैम ने कहा बहुत ही सिंपल नोटिफिकेशन है। उसको देखते हुए ये सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करी गई है कि मैं धनंजय जी और शताब्दी मैम को लेकर जो इनका डिबेट हो रहा था उस पर एक चीज मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे मैम तो लास्ट वीक हमारी ईयू टैरिफ डील हुई हैगी। ईयू से हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसमें टैरिफ को लेकर जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई हैगी हमारी। तो अमेरिका तो टैरिफ लगाएगा, अमेरिका की वो प्रेशर टैक्टिक्स है। हमें 2 चीजों पे बस मूल रूप से सरकार का ध्यान है और देने की कोशिश भी कर रही है। जो ये ईयू डील हुई हैगी,
ये हमारी कैपेसिटी को जितना अमेरिका का बिजनेस है उसके आसपास ही ईयू का भी बिजनेस है, और ईयू के में हमारी एक्सपोर्ट की भागीदारी मात्र 3% है। अगर हम इस एक्सपोर्ट की भागीदारी को अमेरिका से शिफ्ट करके ईयू की तरफ ले जा सकें तो अपने आप में जो हमारी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस है वो बहुत बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है। जरूर इसमें 2 से 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन जो ये अमेरिका की हमेशा एक दहशत रहती है कि अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा, अगर ईयू को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके इसके टैरिफ, इस एफटीए को, तो अमेरिका के ऊपर हमारी डिपेंडेंस निश्चित रूप से कम हो जाएगी। और अंत में मैडम, ये हमारी सरकार का जो मूल उद्देश्य लग रहा है वो पहले अगर आप ध्यान करिए तो सेविंग बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाता था। सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो इसको ना कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाह रही है कि जीएसटी में रिडक्शन कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोग हो, कंजम्पशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो और पैसा मार्केट में रोटेट हो, जिससे कि जीडीपी की ग्रोथ होगी। ठीक है, धन्यवाद। शताब्दी जी, क्लोजिंग रिमार्क छोटा सा ही प्लीज। जी चाह रही थी कि यूरोपियन यूनियन से जो हमारा समझौता हुआ है उसमें आप देखेंगे टेक्सटाइल को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया, उसमें जो उनके साथ हुए जो हमारा उपबंध है उसमें है। तो इसीलिए इस बार के बजट में आप देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। तो ये सारे जो प्रावधान हैं, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें जितना ज्यादा से ज्यादा निर्यात को बढ़ावा दे सके। हमारे जो आज युवा नौकरी मांगने के लिए घूमते थे वो नौकरी देने वाले बने। ये सारे जो प्रावधान किए गए, निश्चित रूप से ये बजट युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए बनाया गया है। मैं यही कहना चाहती हूँ। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में ये किस तरीके से लाभकारी होगा, या फिर लोगों को दिक्कतें भी दे सकता है, नाराजगी आएगी, या फिर भरपूर सहयोग, प्यार जो है आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को मिलने वाला है। लेकिन आम जनता, आम नागरिक और मिडिल क्लास जो फैमिलीज है उनके लिए विपक्ष कहना है कि कुछ भी नहीं यहाँ उनकी झोली में डाला गया, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्ज खत्म करने के लिए पूरा बजट लाया गया है। वहीं पर सत्ता पक्ष कहता है कि ये पूरा बजट सिर्फ और सिर्फ भारत के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर ये कदम है जो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।